तो होता क्या चीज़ है, ठीक है, प्रेरकत्व यानी कि इंडक्टेंस। जैसे मान लीजिए कोई भी कुंडली है, उससे संबंधित अगर हमारा चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, उससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में अगर हम परिवर्तन करते हैं तो उसकी वजह से जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है वो प्रेरित धारा भी किस पर डिपेंड है, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन पर। अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो प्रेरित धारा नहीं होगी, ठीक है। अगर परिवर्तन ज़्यादा करेंगे तो प्रेरित धारा का मान ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है इसका। यदि डेफिनेशन लिखो, यदि एन फेरों से संबंध, एन फेरों से संबंध किसी कुंडली, किसी कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स, का चुंबकीय फ्लक्स एन फाई, ठीक है भाई, फेरों की संख्या कितनी है, एन है, तो अगर एक फेरे से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स फाई बी है तो एन फेरों से संबंधित कुल चुंबकीय फ्लक्स फाई बी कितनी हो गई, एन फाई बी। उसमें बहने वाली, उसमें बहने वाली प्रेरित धारा या कह सकते हैं धारा, उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है, ठीक है, समानुपाती होती है, ठीक है। कहने का मतलब हो गया एन फाई बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल इजी है। अब इसके बाद जो है हमारा जो हम लाना चाह रहे थे प्रेरकत्व, वो चीज़ आ गई है, ठीक है। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब ये प्रोपोर्शनल का आई को ले आओ इधर, यानी एन फाई बी डिवाइडेड बाई आई इक्वल टू क्या हो गया, एक नियतांक, ठीक है। ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाने के लिए हमने क्या लिया है, एक नियतांक, और इसी नियतांक को क्या कहते हैं, प्रेरकत्व, ठीक है। इसी नियतांक को प्रेरकत्व कहते हैं। इसका मात्रक हेनरी होता है, इसका मात्रक जो है, इसका मात्रक हेनरी होता है। और अगर इसकी बीमा की बात करें, बीमा जो है वो होती है एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 ए की पावर -2, ठीक है। ये इसकी बीमा होती है। अभी आगे, ठीक है, इसके टाइप में इसको हम डेराइव करेंगे कि किस तरीके से हम इसकी बीमा निकाल। आपको रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपको मैं स्टेप वाइज समझाऊंगा, ठीक है। ये इतनी चीज़ें समझ में आई अच्छे से, चलो ठीक है। अब आते हैं इसके टाइप पर, ठीक है। स्वप्रेरण, ठीक है, स्वप्रेरण या कहते हैं स्वप्रेरकत्व, ठीक है। स्वप्रेरकत्व क्या चीज़ होता है, देखिए स्वप्रेरकत्व, इसकी जो डेफिनेशन है, इसका जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इजी है, बस आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है, बस आप इसको ध्यान से देखिए। ये हमारा क्या है, एक कुंडली है, इसको हमने एक धारा नियंत्रक के साथ कनेक्ट किया हुआ है। होता क्या है कि जब इस कुंडली में हम परिवर्तन धारा यानी परिवर्तित धारा भेजते हैं तो धारा के परिवर्तन के साथ साथ इस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण इस परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और लेंज के नियम के अकॉर्डिंग क्या है, लेंज के नियम ने कहा था कि जिसकी वजह से वो उत्पन्न होता है उसी का वो विरोध करता है। यही लेंज का नियम है कि यानी जो हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, किसकी वजह से उत्पन्न हो रहा है, परिवर्तनशील धारा की वजह से। तो ये परिवर्तनशील धारा का क्या करता है, विरोध करता है, उसका अपोज करता है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होगी, बस ये इतना इसका कॉन्सेप्ट है। डेफिनेशन क्या हुई कि यदि किसी परिपथ में हम धारा परिवर्तन के साथ साथ अगर उसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता, कहाँ उत्पन्न होता, उसी परिपथ में, और इस घटना को कहते हैं स्वप्रेरकत्व, ठीक है। तो डेफिनेशन हम राइट कर दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए।
ठीक है। तो ये जो है हमारी क्या है, स्वप्रेरकत्व की डेफिनेशन है कि जब किसी परिपथ में धारा के मान में परिवर्तन के कारण स्वयं उसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, तो इस परिघटना को हम कहते हैं स्वप्रेरकत्व। ठीक है। अब देखिए स्वप्रेरण गुणांक क्या है। अब ये जो स्वप्रेरकत्व है इसके लिए हम एक गुणांक यानी जो गुणांक है यानी इसका जो फार्मूला है वो कैसे डिराइव होगा, ध्यान से देखिएगा। काफ़ी इजी फार्मूला है, ठीक है। कुछ भी जो है इसमें टफ नहीं है, सब कुछ बहुत ही इजी है और काफ़ी थोड़ा सा बस आपको समझने की ज़रूरत है। फिगर तो मिटा दिए, चलो दोबारा बना देते हैं या ठीक है। ये हमारा परिवर्तनशील धारा था, यहाँ पर एक कुंजी लगी हुई थी, ठीक है। ओके, अब देखो माना कि ये हमारा कोई परिपथ है, इसमें हम कितनी धारा प्रवाहित कर रहे हैं, आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है। परिपथ में आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं और धारा प्रवाहित होने के कारण प्रत्येक कुंडली से संबंधित, ठीक है, माना परिपथ में आई धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। धारा के प्रवाहित होने के कारण हर एक कुंडली से संबंध, ठीक है, हर एक कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स कितनी है, phi है, ठीक है। हर एक कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स कितनी है, phi मानी गई। तो अगर कुंडली में फेरों की संख्या क्या हो, n हो, यदि कुंडली में फेरों की संख्या कितनी हो, n हो, तो टोटल चुंबकीय फ्लक्स कितना हो जाएगा, n phi b, ठीक है। n phi b यानी कुल चुंबकीय फ्लक्स, उसमें प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता। ये अभी भी जो है स्वप्रेरकत्व के डेफिनेशन में बताया था, स्वप्रेरकत्व गुणांक, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट ले आते हैं, n phi b = Li। इतनी बात क्लियर हुई, कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है। तो L = क्या हो गया, n phi b बटे I, n phi b बटे I, जहाँ पे L क्या है, स्वप्रेरकत्व गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक, ठीक है। L क्या है, स्वप्रेरण गुणांक। अब यहाँ से देखो, यदि I बराबर 1, ठीक है, यदि I बराबर क्या कर दिया जाए, 1 एम्पियर मान लिया जाए, तब क्या हो जाएगा, तब L = क्या हो जाएगा, n phi b। तो n = क्या मिला हमको, n phi b। यानी कहने का मतलब है अगर किसी कुंडली में, ठीक है, अगर किसी कुंडली में हम 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं तो उस कुंडली से संबंधित उसका स्वप्रेरण गुणांक उस कुंडली के कुल फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है, ठीक है। क्या परिभाषा है भाई, देखो I बराबर क्या कर दिया गया है, 1 एम्पियर। तो जब 1 एम्पियर है इसकी जगह 1, तो L बराबर क्या मिल गया, n phi b। और n phi b है क्या, कुंडली से संबंधित कुल चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या, और ये किसके बराबर हो गया, स्वप्रेरक गुणांक के, ठीक है। यानी किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उसमें उपस्थित कुल फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है, कब, जब धारा का मान 1 एम्पियर होता है, ठीक। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के पहले नियम से, तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रथम नियम के अकॉर्डिंग इसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल E होगा, इसकी वैल्यू -d∅dt होता है, ठीक है। लेकिन अब इससे संबंधित कुल चुंबकीय फ्लक्स जो है कितना है, n, या कह सकते हैं इसमें फेरों की संख्या कितनी है, n है, तो n से गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, n अंदर चला जाएगा, तो -d n phi b बाई dt। n phi b की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, n phi b बराबर क्या हो जाएगा, Li। यहाँ से अगर हम देखें तो n phi b बराबर क्या मिल जाएगा हमको, Li मिलेगा। यही वैल्यू यहाँ उठा के क्या करनी है, पुट कर देनी है,
इक्वल टू माइनस डी एल आई बाई डी टी। ठीक है, इतना क्लियर होगा। अब क्या करना है, एल को ऊपर रहने दो, माइनस एल, डी को अंदर ले जाओ, डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी। अब इस डी आई को लेके चले जाओ नीचे, माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी। इसको ऐसा लिखा जा सकता है, ई इक्वल टू क्या लिखा, माइनस एल डी आई बाई डी टी, यानी डी टी को उसके साथ कर दो। ठीक है, अब डी आई बाई डी टी होता क्या है, धारा परिवर्तन की दर। भाई आई का मतलब धारा, टी का मतलब हो गया परिवर्तन, बाई डी टी का मतलब क्या हो गया, डी आई बाई डी टी का मतलब होता है धारा परिवर्तन की दर। तो यहाँ से एल इक्वल टू क्या मिला हमको, एल इक्वल टू मिला माइनस ई बाई डी आई बाई डी टी, उधर चला जाएगा डी आई बाई डी टी। अब देखो, यदि डी आई बाई डी टी ये जो नीचे है इसकी वैल्यू 1 हो जाए, यानी धारा परिवर्तन की दर अगर एकांक हो जाए, तब क्या मिलेगा, यदि डी आई बाई डी टी इजकल टू 1, तब क्या हो जाएगा, तो ये इंप्लाइज करेगा एल इजकल टू माइनस। यानी कहने का मतलब है, अगर किसी परिपथ में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो तो उस परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल उस परिपथ के स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो, इसका मात्रक क्या बताया था अभी मैंने, हेनरी होता है, और इसकी बीमा भी बताई थी। लेकिन अब बीमा वो आई कैसे थी, अब उसको ध्यान से देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसकी बीमा, यहीं से सब कुछ निकलेगा। चीजें समझ में आ रही ना अच्छे से। एल इक्वल टू क्या हो गया, एल माइनस ई बाई डी आई बाई डी टी। ठीक है, अब देखो मात्रक की बात की जाए तो इसका जो मात्रक होता है वो हेनरी होता, और हेनरी किसके इक्वल होता, देखो ई प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी जिसको हम ईएमएफ भी बोल सकते हैं। तो इसका मात्रक होता वोल्ट, क्या होता है, वोल्ट बटे ये क्या हुआ भाई, ये आई की वैल्यू एम्पियर इंटू ये सेकंड। ठीक है, तो सेकंड चला जाएगा ऊपर, एम्पियर रह जाएगा नीचे। वोल्ट को हम क्या लिख सकते हैं, वोल्ट को लिख सकते हैं जूल बटे कूलाम, जूल बटे कूलाम। ठीक है, इनटू सेकेंड। देखिए कुछ भी आपको याद रखना नहीं, बस आप बेसिक जो है उसके मात्रक से जाइए, बीमा अपने आप निकल के आ जाएगी, बटे एम्पियर। कूलाम नीचे आ गया, जूल गुणे सेकेंड बटे कूलाम नीचे आ गया, कूलाम एम्पियर, कूलाम इंटू एम्पियर। ठीक है, जूल क्या होता है, न्यूटन मीटर। जूल को क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर, न्यूटन गुणे मीटर इंटू सेकेंड डिवाइडेड बाई कूलाम। क्यू बराबर क्या होता है, आई इंटू टी, तो इसको लिख सकते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड। कहाँ से, क्योंकि क्यू बराबर क्या होता है, आई इंटू टी, क्यू बराबर आई इंटू टी। क्यू को कूलाम होता था, कूलाम बराबर क्या हो गया, एम्पियर इंटू समय। ठीक है, एम्पियर इंटू सेकेंड इंटू एम्पियर। अब देखो न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, न्यूटन को लिखा जा सकता है किलोग्राम मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। ठीक है भाई, न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, न्यूटन बराबर क्या होता है, न्यूटन को लिखेंगे किलोग्राम
मीटर बटे सेकंड स्क्वायर और इंटू मीटर इंटू सेकंड बटे एम्पियर, ठीक है, इंटू सेकंड और इंटू फिर क्या है, एम्पियर है। ठीक है, अब देखो कुछ चीज़ें इसमें कटेंगी और कुछ चीज़ें आपकी, देखो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, एम्पियर नीचे रहा तो कितना हो गया, एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, किलोग्राम मीटर, 1 मीटर यहाँ 1 मीटर यहाँ तो मीटर स्क्वायर हो गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है, सेकंड स्क्वायर बटे में है, बटे में क्या है, सेकंड स्क्वायर है और बटे में ही एम्पियर स्क्वायर भी है, एम्पियर इंटू एम्पियर, एम्पियर स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर एम्पियर स्क्वायर। यानी ले दे के मात्रक हमारा क्या हो गया, किलोग्राम। किलोग्राम को किससे डिनोट करते हो, एम से, इसकी बीमा क्या हो गई, एम। मीटर का एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर ऊपर ये मिला, बटे सेकंड को किससे लिखते हो, टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर। एम्पियर का क्या होता है, ए स्क्वायर। यानी अब फाइनली आपको क्या मिला, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 ए की पावर -2। ये आपकी बीमा हुई और ये किसकी बीमा है, हेनरी की। ठीक है, मात्रक समझ में आ गया और ये बीमा भी समझ में आ गई।